हेलो। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर रहे हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और यहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। और मैंने इंपॉर्टेंस के आधार पर उनको अरेंज किया है, डेट वाइज अरेंज नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं आज की क्लास में, तो जरूर ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा समझाने वाली चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई है डिजिटल लैंडिंग के अंदर हो रहे फ्रॉड्स को रोकने के लिए। तो उस कमेटी के हेड किसे बनाया गया है, चेयरमैन किसे बनाया गया है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कमेटी बनाई गई है डिजिटल लैंडिंग के अंदर फ्रॉड को रोकने के लिए, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं जयंत कुमार दास। कौन बनाए गए हैं? जयंत कुमार दास। अब जयंत कुमार दास कौन है? ये आरबीआई के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये इस कमेटी के क्या है? चेयरमैन है जयंत कुमार दास। अब जयंत कुमार दास को किस तरीके से याद रखोगे? देखिए, आपको आरबीआई के गवर्नर का नाम तो याद ही है ना, क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और इनके भी नाम में क्या है? दास है। और आरबीआई के अंदर से ही कोई पर्सन है उसको बनाया गया है। कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो जयंत कुमार दास, अब आपको नाम याद हो जाना चाहिए। अब ये खिचड़ी क्या है, ये क्या डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जब भी यूट्यूब प्ले करते हैं या कोई और भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे फ्लैश या पॉपअप मैसेज आते हैं कि ऑनलाइन लोन लीजिए, तुरंत केवल आधार कार्ड के थ्रू लोन लीजिए, केवल 5 मिनट में अपना लोन लीजिए। बहुत सारी ऐप भी हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको स्पैम के मैसेज भी आते रहते होंगे कि ऑनलाइन लोन लीजिए। जैसे भाई कुछ तो ठीक काम कर रहे हैं, जैसे पेटीएम से आप पोस्ट पेड के अंदर पोस्ट पेड लोन ले सकते हैं किस्म से, और धनी ऐप है उसके अंदर भी ठीक ठाक ही चलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन एप्स आ गई हैं जो आपको ऑनलाइन लोन देने का वायदा करती हैं, ऑनलाइन लोन दे देती हैं, लेकिन आपको साथ के साथ ठग भी लेती हैं। किस तरीके से ठग लेती हैं? जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, तो जब आपके लोन को सैंक्शन करेंगे तो उसमें से 2,000 या 3,000 आपसे प्रोसेसिंग फीस ले लेती हैं। तो ये एक तो बहुत ज्यादा है। प्लस जब आपको उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और वो आपसे एक्सेस मांगती है तो आपके कॉन्टेक्ट्स का भी एक्सेस मांग लेती है। आप अपने कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस दे देते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब आप कोई ईएमआई पे नहीं करते हैं या डिफॉल्ट कर देते हैं इस लोन को पे करने में, तो जो आपके कॉन्टेक्ट्स उन्होंने सेव कर लिए उन कॉन्टेक्ट्स के अंदर उनका कॉन्टेक्ट्स का ग्रुप बनाकर और आपको ऐड कर देते हैं। आपके बारे में कुछ अनाप शनाप कहना स्टार्ट कर देते हैं कि लोन पे नहीं कर रहे हैं, या तो आप शर्मिंदा होते हुए उस लोन को पे करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करके, या कई बार आप सुसाइड करने की भी सोच लेते हैं। तो ये आपको टॉर्चर करती हैं। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं बहुत सारे, जो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड है, उसमें से कुछ बहुत सारे ठीक ढंग से भी काम कर रहे हैं, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां पर काफी फ्रॉड चल रहा है। और कुछ नहीं करते तो ये प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज करके और आप पे इंटरेस्ट पहले कुछ बताते हैं और भारी इंटरेस्ट लगा देते हैं, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के खिचड़ी पका देते हैं। ठीक है। तो इस फ्रॉड के अंदर जो ऑनलाइन पैसे ले लेते हैं, आप बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो ऑनलाइन जैसे लोन ले लेते हैं, जैसे धनी ऐप, धनी ऐप मान लो भाई ठीक ठाक कर रही होगी, बहुत सारी ऐप ऑफर कर रही है आज के टाइम में, ऑलरेडी आपको पता है अगर आप नेट वगैरह यूज करते हैं तो। उन फ्रॉड को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बंद किया जाए, उनके अंदर जो धांधली हो गई है उनको कैसे ठीक किया जाए, उसको ठीक करने के लिए आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। वर्किंग ग्रुप क्या होता है? एक कमेटी कह सकते हो या एक पैनल कह सकते हो, सेम ही चीज है। तो वो कमेटी अब अपनी रिपोर्ट देगी जल्दी कि हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए, डिजिटल लैंडिंग को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, वो अपनी रिपोर्ट देगी आने वाले समय में। तो उसको फिर इंप्लीमेंट करना होगा। तो जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के हेड को कहा जाएगा चेयरमैन। उस चेयरमैन का आपसे आपके एग्जाम में नाम पूछा जाएगा। तो नाम क्या है? जयंत कुमार दास, याद हो जाएगा। और ये जयंत कुमार दास कौन है? आरबीआई के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब ये कौन है कौन नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन नाम मैटर करता है आपके लिए। ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। जयंत कुमार दास लिख लो, याद याद कर लो जरूर, ठीक है, आएगा एग्जाम में। तो देखो मैंने इमेज भी इसी तरह की रिलेवेंट लगाई है कि भाई आपको
टेढ़ा करके निकाल लेंगे पैसे, दे तो देते हैं आपको लोन, ठीक है, लेकिन ये फिर आपको छोड़ते नहीं है, ये आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। यहाँ जो भी फ्रॉड्स चल रहे हैं, एक दो मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है, और ये जेन्युइन बातें बता रहा हूँ, मैं आपको कोई भी अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने अपना कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर बनाया है, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर बनाया है। उस कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर के अंदर एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। उस काउंसिल के अंदर जो हेड बनाए गए हैं उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो अब यहां पर बातें ध्यान से सुनिए, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर है क्या, इसको देख लीजिए। भाई आरबीआई क्या है? आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है। किसको रेगुलेट करती है? बैंकिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करती है, एनबीएफसीज को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? उसके अंदर आज जैसे इंप्लॉय सिलेक्ट होकर जाते हैं और उनको टारगेट दिया जाता है, भाई उनका समय समय पर ऑडिट करना होता है, उनकी रिपोर्ट्स चेक करनी होती हैं। तो आप दरअसल क्या करते हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सुपरविजन करते हैं। आप एक सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हैं। आप सिलेक्ट हो गए, क्या आप इतने स्किल्ड हैं, सक्षम हैं कि आप अच्छे से उनका सुपरविजन कर सकें? आपके अंदर क्या सुपरवाइजरी स्किल्स हैं? अगर हैं तो क्या कंप्लीट है? नहीं है। तो अपने इंप्लॉइज की जो सुपरवाइजरी स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए आरबीआई ने क्या बनाया है? कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर बनाया है। इतनी बात समझ में आई? बताइए, इतनी बात समझ में आई? कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर क्या है? जो आरबीआई के अंदर सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट के अंदर जो इंप्लॉइज होंगे, जो पर्सोनल होंगे, उनकी सुपरवाइजरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ताकि वो अच्छे से रेगुलेट कर पाए, ठीक है, अपने स्टाफ को और ज्यादा स्किल्ड बनाने के लिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर बनाया है। उसके अंदर एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, ठीक है। एडवाइजरी काउंसिल के हेड किसे अपॉइंट किया गया है? एडवाइजरी काउंसिल के हेड किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। Who has been chaired as the chairman of advisory council for supervisory college of RBI? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन, ये नाम तो आपने काफी सुन रखा है। भाई आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं, यानी कि पिछले साल ये हट गए थे, इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो ये फॉर्मर थे। फॉर्मर का मतलब क्या है? भूतपूर्व। तो एनएस विश्वनाथन, मैंने इनका फोटो भी इधर लगाया है, देख सकते हैं। एनएस विश्वनाथन को एडवाइजरी काउंसिल के हेड के तौर पर अपॉइंट किया गया है, किसमें? कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर में, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर में, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, लिख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ऐसा कौन सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसको अब आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया है? मेरी बात सुनिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने हैं? 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जिनको 2016 के अंदर लाइसेंस दिया गया था आरबीआई के द्वारा। वो तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है, वो तो काम कर ही रहे हैं। उनके बाद जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको छूट दी थी आरबीआई ने कि अगर आप कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है अपनी इच्छा से, तो जो टर्म कंडीशंस हैं वो फुलफिल कीजिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कीजिए, और आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के मॉडल में अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो ऐसा ही एक शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उस बैंक ने अप्लाई किया और उस बैंक को आरबीआई ने अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, तो यहीं पर इसी YouTube चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बैंकिंग अवेयरनेस की। वहां पर मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। वहां पर जाकर आप कंप्लीटली डिटेल में एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने वहां पर समझाया है। तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक
becomes the first cooperative bank to transition to small finance bank। अब जिक्र कर लेते हैं शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहां पर है? सहारनपुर में है। इस बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है और अब ये कब से स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर काम करना स्टार्ट कर देगा? अगले फाइनेंशियल ईयर से। यानी कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2021 से जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, अब उसको जाना जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से, एसएसएफबी के नाम से जाना जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियों का नाम सुना है ना, उसी नाम पर रखा गया है इसका नाम, ठीक है। ये इधर इसका लोगो भी देख सकते हैं, ठीक है, इधर लोगो, ये पहाड़ियों का ही लोगो है। अब ये बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या क्या याद रखना है अब इस बैंक के बारे में कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। अब नया नया बैंक कन्वर्ट हुआ है तो इसके एमडी सीईओ भी याद रखने हैं आपको। तो इसके सीईओ कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुवीर कुमार गुप्ता। सुवीर कुमार गुप्ता, शिवालिक सुवीर, इस तरीके से 2-4 बारी रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। बस इतना ही याद करना है आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि किस कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है, परमिशन दे दी है, तो आपका क्या होगा? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक कब से अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा? 1 अप्रैल 2021 से। हेडक्वार्टर कहां पर है? सहारनपुर में है। सुवीर कुमार गुप्ता इसके एमडी सीईओ हैं। बस इतना याद रखना है भाई, याद रख लेना जरूर, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है कि रिसेंटली जनवरी में ये 5, मैंने इधर जो डेट्स लिखी हैं वो आपको करंट अफेयर की डेट बताने के लिए भाई ये कब के करंट अफेयर हैं। तो आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, ठीक है। आईडीबीआई बैंक ने वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। क्या ये नई बात है? नहीं, पुरानी बात है। अब मैं यहां पर बताता हूं आपको। सबसे पहले थोड़ी सी चीजें मेरे साथ ध्यान से सुनिए। केवाईसी क्या होती है? जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो नो यूर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बारी, ठीक है। बहुत हल्की है लेकिन हल्की चीजें ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। नो यूर कस्टमर, ठीक है। तो जब भी आप बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको केवाईसी करानी होती है। केवाईसी के अंदर क्या होता है भाई, आपको आधार कार्ड के थ्रू इसको अटैच कराना होता है अपने बैंक अकाउंट को। तो आप बैंक के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देते थे और तब आपकी केवाईसी होती थी। लेकिन अब आपको बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और वहां जाकर केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे वीडियो कॉल के थ्रू अपनी केवाईसी करा सकते हैं। सर वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी कैसे होगी? भाई आजकल वीडियो कॉल के थ्रू होती है। आप किसी भी बैंक का ओपन कर लीजिए, आप महिंद्रा बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का ओपन कर लीजिए, जो अकाउंट 118 के नाम से ओपन होता है, आपको ऑनलाइन केवाईसी करनी आ जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन केवाईसी करनी आ जाएगी। और वीडियो केवाईसी कैसे होती है भाई, आप अपना नाम डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको एक बैंकर्स अपॉइंट हो जाएगा, वो आपको एक वहीं पर वेब पेज पर ही आपको एक वीडियो कॉल आ जाएगी, उसको आपको पिक करना होगा। पिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि मेरे सामने फ्रंट और बैक कैमरे की हेल्प से आप सिग्नेचर कीजिए एक व्हाइट पेपर पर, प्लस आप अपनी एक सेल्फी दीजिए मुझे। सेल्फी कैसे? आप अपने फेस के सामने फोन को रखेंगे और वो अपना फोटो क्लिक कर लेगा, प्लस वो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देखेगा ऑनलाइन, आपको वहां पर कैमरे के सामने दिखाना होगा और वहीं से आपकी केवाईसी डन हो जाएगी। तो ये होती है वीडियो केवाईसी, ठीक है। ये सारी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी करके देखी हुई है, अकाउंट ओपन किया था तो उसमें देखी थी ये चीजें, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगी। तो आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च की है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इन द मंथ ऑफ जनवरी विच बैंक हैज लॉन्च द वीडियो केवाईसी फैसिलिटी। तो आपका आंसर क्या हुआ? आईडीबीआई। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? सर ऐसा पहला बैंक कौन सा है जिसने वीडियो केवाईसी स्टार्ट की है? तो भाई 2020 में आ जाइए और मई में। तो मई 2020 से कोटक महिंद्रा बैंक सबसे पहला बैंक बन गया था जिसने वीडियो केवाईसी स्टार्ट की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से कि Which bank has launched the video KYC facility first time? तो आंसर क्या होगा? कोटक महिंद्रा। लेकिन रिसेंट में पूछा जाए तो रिसेंट में मंथ का नाम देकर पूछा जाए तो आपको आईडीबीआई बैंक है। इसके बाद भी कोई और बैंक स्टार्ट करता है तो उस बैंक का आपको नाम लेना है।
इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, वीडियो केवाईसी भी समझ में आ गई है। और क्या सीखना है यहां से, और इन दोनों बैंकों से जुड़ी हुई जो स्टैटिक बैंकिंग है वो सीखनी है आपको। क्या? आईडीबीआई बैंक की फुल फॉर्म, ठीक है। अरे आईडीबीआई बैंक का तो पता होगा ना, इसके 49% शेयर किसने खरीद लिए हैं? एलआईसी ने। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि किस बैंक के शेयर एलआईसी ने खरीद लिए हैं 49%। अब ये आईडीबीआई बैंक है, ये सेमी गवर्नमेंट बैंक है, अब गवर्नमेंट बैंक नहीं रहा, पहले 100% गवर्नमेंट बैंक था, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट बैंक है। अब आगे 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 धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, 100% प्राइवेट बैंक हो जाएगा, अभी सेमी गवर्नमेंट बैंक है। तो आईडीबीआई के अंदर 49% शेयर किसके हैं? एलआईसी के, ठीक है, याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछ लिया है पिछले साल और उससे पिछले साल भी, ठीक है। और उसके बाद आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद आईडीबीआई बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। यहां तक चीजें याद हो जाएंगी। अब साथ में हम याद कर लेते हैं कोटक महिंद्रा से बैंक से जुड़ी हुई चीजें। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल, याद रखना। और एमडी सीईओ कौन है कोटक महिंद्रा बैंक के? तो उदय कोटक, उदय कोटक ही इसके फाउंडर भी हैं। 2003 के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये कोटक का और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर है, ये बैंक क्या है? कोटक का और महिंद्रा ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। आप उदय कोटक याद हो गया आपसे, ठीक है। एक उदय कुमार भी है। उदय कुमार कौन है, क्या आप जानते हैं? भाई जो रुपीज का जो सिंबल है वो उदय कुमार ने दिया था। उदय कुमार और उदय कोटक बोथ आर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। मैं अब यहां पर उदय कुमार की बात कर रहा हूं। उदय कुमार क्या कौन है? जिसने रुपीज का जो सिंबल दिया था। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मैं डिटेल में चीजें समझा रहा हूं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, लेकिन एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में आरबीआई ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इससे जुड़े हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है भाई? एक रैंकिंग। बहुत सारे इंडेक्स याद करते हैं ना, जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडेक्स क्या है, इंडिया की रैंक क्या है उस इंडेक्स के अंदर, फलाना इंडेक्स के अंदर क्या रैंकिंग है। तो इंडेक्स क्या होता है भाई? एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर रैंकिंग। तो इसी तरीके से आरबीआई ने खुद का एक इंडेक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, किससे रिलेटेड? डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। अब डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड क्या इंडेक्स है कि पिछले साल के मुकाबले में या बेस ईयर के मुकाबले में इस साल डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी हुई, डिजिटल पेमेंट का सेक्टर कितना बढ़ा, कितना घटा, ठीक है, उस हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड करना। तो ये होती है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। क्या कहेंगे इसको? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मीनिंग समझ में आ गया? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर कितने पैरामीटर्स होंगे टू मेजर द डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? डिजिटल पेमेंट्स के को मापने के कितने पैरामीटर होंगे इस पेमेंट इंडेक्स के अंदर? तो इसकी काउंटिंग याद रख लेना, पांच पांच पैरामीटर्स होंगे। उन पैरामीटर्स के नाम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। उन पैरामीटर्स के नाम क्या है? पेमेंट अनेबलर, मैं बताऊंगा ये पेमेंट अनेबलर क्या होते हैं, जो जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, और पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, और कंज्यूमर सेंट्रिक। और इनको अलग अलग वेटेज दी गई है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस उस हिसाब से। एक तो ये, तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर जो आरबीआई लॉन्च करेगा, या आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसने अपना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है टू मेजर द डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया? तो आपका आंसर क्या होगा? आरबीआई ने, ठीक है। क्या आंसर होगा? आरबीआई ने।
ठीक है। उसके बाद इसको मापने के लिए कोई ना कोई एक बेस ईयर आधार वर्ष लेना होता है, बेस ईयर। तो इसका बेस ईयर क्या है, यानी कि किस साल से कंपैरिजन किया जाएगा। तो इसका बेस ईयर है जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, वो मार्च 2018 है, मार्च 2018 है। और हर साल को स्कोर दिया जाएगा। तो 2018 को स्कोर कितना दिया गया है, 1000, सॉरी 100। तो स्कोर भले ही याद ना रखो, लेकिन बेस ईयर का नाम याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद आरबीआई हैज कैलकुलेटेड द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2019 एंड मार्च 2020 एट 153.74 एंड 207.84 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो 2207 है, 207 जो इसको रैंक मिली है 2020 वाले साल को, मार्च 2020 को, तो इसको याद रख लेना क्योंकि ये लेटेस्ट है। क्या है, ये लेटेस्ट है। तो अगर याद रख सको तो, नहीं तो यहां से कितने पैरामीटर हैं, नाम भी भले ही याद मत रखना, कितने पैरामीटर हैं और बेस ईयर क्या है और किसने लॉन्च किया है, इतना याद रख लो। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, आरबीआई से रिलेटेड आएगा 100% एग्जाम में आएगा, एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो हम आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस हैं, फर्म है, करोड़ों में बिजनेस करते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों में मिलियंस में ट्रांसफर होता है, पैसों का लेन देन ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए अब कोई भी एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या है, कोई भी फर्म है, कोई भी फर्म अगर 50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांसफर करती हैं आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू, तो उसके पास लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर होना जरूरी है। ये क्या होता है, जैसे आपके पास पैन कार्ड होता है ना, ऐसे ही समझ लो, जैसे आपके पास पैन कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर है, ठीक है, इसी तरीके से आपको एक नंबर और लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे और हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे कैसे एग्जामिनर घुमाकर पूछ सकता है। मेरा मकसद आपको सिर्फ एक एमसीक्यू का आंसर देकर निकल जाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार करना। ठीक है, कि अगर आप एग्जाम में जाओ तो आपका एग्जाम क्रैक हो, ना कि आप एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। समझ पा रहे होंगे। तो आरबीआई ने अब मैंडेटरी कर दिया है, अगर कोई भी फर्म बिजनेस 50 करोड़ या उससे ऊपर का कोई भी ऑनलाइन लेन देन करती है आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू, तो उसके पास लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर होना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर क्या है, देखिए, ये उन फर्म्स को एक कोड नंबर दे दिया जाएगा, जिसके जैसे आधार कार्ड नंबर 12 नंबर का होता है, जितना भी नंबर का होता है, तो इसी तरीके से लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 20 डिजिट का होता है, 20 डिजिट का होता है, 20 डिजिट। अब यहां से क्या पूछा जाएगा आपसे, यहां से एल ई आई की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के अंदर कितने डिजिट होते हैं, 20 डिजिट होते हैं। ठीक है। अब इसका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, कितनी रुपए की ट्रांजैक्शन से अबव के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, 50 करोड़, 50 करोड़ या उससे अबव की कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होना चाहिए। तो Reserve Bank has introduced legal entity identifier for all the payment transactions of value rupees 50 crore and above undertaken by entities, यानी कि कोई भी फर्म, via RTGS NEFT. The instruction shall come into effect from 1st April 2021. ये लागू कब से होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल 2021 से ये चीजें लागू हो जाएंगी। 20 डिजिट का होता है, ये भी आपको पता लग गया होगा। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज ए 20 डिजिट नंबर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। पूरे देश विदेश में जो पैसों का लेन देन हो रहा है, किसने किधर भेजे हैं, उसको देखने के लिए ये एक, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक नंबर दिया जाता है। ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये हर एक देश के अंदर दिया जाता है। ठीक है।
ये कहां से मिलता है? ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब कैसा नंबर होता है? जैसे ये नीचे नंबर दिया हुआ है ना, ये 20 डिजिट का ये नंबर दिया हुआ है, इस तरीके का नंबर होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। उसके जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो एंटिटी है किस देश से संबंधित है, जिसको हम बोलते हैं LOU, लोकल ऑपरेटिंग यूनिट। लोकल ऑपरेटिंग यूनिट क्या है? इंडिया, भाई ये इंडिया से संबंधित है। जैसे 3358 जितनी भी इंडिया के अंदर एंटिटीज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर लेंगी, उन सभी के अंदर स्टार्टिंग के 4 डिजिट क्या होंगे? सेम होंगे, 3358 होंगे। उसके बाद 2 डिजिट रिजर्व में रखी जाती है और दोनों डिजिट क्या होती हैं? जीरो होती हैं। दोनों की दोनों डिजिट क्या होती हैं? जीरो होती हैं। कभी पीछे की संख्या बढ़ी तो आगे फ्यूचर में इन 2 डिजिट को यूज किया जा सकता है। उसके बाद की 12 डिजिट होती हैं जो वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं और रैंडम नंबर होते हैं, वो किसी भी फर्म को दिए जाते हैं, जो इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं वो कैलकुलेटेड चेक डिजिट्स होती हैं। क्या होती हैं? कैलकुलेटेड चेक डिजिट्स। बस इसके अंदर इतनी चीज याद रख लो, और ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपके एग्जाम के लेवल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि कौन से क्या डिजिट होते हैं, फिलहाल इसमें तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और पूछा भी गया तो मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी तो आपको जरूर दे दी है। आगे बढ़ते हैं। जो पैरामीटर्स की हम बात कर रहे थे कि आरबीआई, ये जो पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आरबीआई इंट्रोड्यूस आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स थे 5 पैरामीटर थे। तो 5 पैरामीटर के एक बारी मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, जो पैरामीटर था जैसे पेमेंट अनेबलर्स, यानी कि किसके थ्रू अनेबल होती है पेमेंट, यानी कि पेमेंट के लिए जरूरी क्या चीज है? तो इंटरनेट होना जरूरी, मोबाइल होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड से क्योंकि सारे सारे बैंक अकाउंट लिंक, बैंक अकाउंट होना जरूरी है, पार्टिसिपेंट होना जरूरी है, भाई किसको भेजना है और किसको लेना है, और मर्चेंट का होना जरूरी है। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड, भाई किसके थ्रू की जाएगी। ठीक है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड कह सकते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, और कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नेट बैंकिंग, फास्टैग, फास्टैग के थ्रू भी होगी। ठीक है, दूसरा है सप्लाई साइड, भाई बैंक ब्रांचेस के थ्रू, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, एटीएम्स, पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल्स, क्यूआर कोड्स, और क्या है? इंटरमीडिएटरीज, मध्यस्थ जो लोग होते हैं। पेमेंट परफॉर्मेंस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, वॉल्यूम, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम वैल्यू, कितनी वैल्यू की हुई, कितनी वॉल्यूम में हुई, और यूनिक यूजर्स, नए यूजर कितने हैं, और पेपर क्लियरिंग, करेंसी इन सर्कुलेशन, कैश विड्रॉल, और कंज्यूमर सेंट्रिक क्या है? अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कितनी अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ी है। ये सब पैरामीटर, ये जो नीचे के पैरामीटर है ना सभी में, ये सब पैरामीटर हैं, और जो मेन पैरामीटर है ये ऊपर के 5 हैं, ऊपर के 5 हैं। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस कंपनी ने या किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसों को रोको मत इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, उस कैंपेन का नाम क्या है? पैसों को रोको मत। पैसों को रोको मत का मतलब क्या हुआ? भाई आपके पास सैलरी आई तो उसको सेविंग अकाउंट में मत डालो, उसको घर पे दबाकर मत रखो, उसको इन्वेस्ट कर दो। और कहां इन्वेस्ट करने पर जोर दिया जा रहा है? म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स का ये एक कैंपेन है, ये आपको याद रखना है। दोनों की दोनों एंटिटी अलग अलग हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। आईडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? आईडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, ये कंपनी के नाम से है। तो आईडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं आईडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी बैंक हुआ करता था पहले, अब क्या है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। कैपिटल फर्स्ट
एक एनबीएफसी थी, उसका इसके अंदर मर्जर हो गया था, तो उसके बाद इस बैंक का नाम बन गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इतना याद हो गया, पैसों को रोको मत। अब बात करते हैं आईडीएफसी बैंक की बात, ठीक है। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2015 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर है? अगला है, आईसीआईसीआई बैंक ने किस फिनटेक कंपनी के साथ टाई अप किया है टू इशू प्रीपेड कार्ड? प्रीपेड कार्ड किसके लिए इशू किए गए हैं? एमएसएमई वर्कर्स के लिए। तो यहां से भी आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईडीएफसी बैंक ने किस फिनटेक कंपनी के साथ प्रीपेड कार्ड को इशू करने के लिए एक टाई अप किया है, एक गठबंधन किया है? तो आईडीएफसी बैंक ने नियो फिनटेक कंपनी के साथ, कंपनी का नाम क्या है? नियो। नियो क्या करती है? बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बैंकिंग सॉल्यूशंस कैसे? जैसे प्रीपेड कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कराती है। प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं भाई? डेबिट कार्ड तो जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसे भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कंपनियां हैं जो आपको प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड कराती हैं। जैसे नियो को ही ले लो, तो यहां पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये नियो है, ठीक है। नियो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी टाइप करके इस तरीके का कार्ड इश्यू कर रखा है, तो ऐसा ही कार्ड आईसीआईसीआई बैंक के साथ इशू करेगी। इस कार्ड का क्या क्या मतलब होता है? इस कार्ड के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं बैंक अकाउंट से, और फिर इसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। इस कार्ड को फिर कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, बैंक अकाउंट से इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए आपको इनकी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है और कार्ड जनरेट करवाना पड़ता है। तो किसके लिए ये प्रीपेड कार्ड यूजफुल होंगे? तो जितनी भी एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके अंदर जो वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी कि बिल्कुल नीचे लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स अभी बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, वो बैंकिंग करना नहीं जानते हैं। तो इसके अंदर होगा क्या कि कोई भी एमएसएमई आईसीआईसीआई बैंक से कांटेक्ट कर सकती है और अपने वर्कर्स को ये कार्ड दिलवा सकती है। इस कार्ड के अंदर क्या करेंगे, जो एमएसएमई होगी वो अपनी जो वर्कर्स की जो सैलरी होगी वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देगी। फिर इस कार्ड के थ्रू जो वर्कर्स हैं वो कहीं पर भी पेमेंट वगैरह करनी है, कैश विड्रॉल करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कुछ भी कर पाएंगे। इस तरीके का ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। तो एमएसएमई वर्कर्स के लिए है, नियो फिनटेक कंपनी के साथ ये टाई अप किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, और इस कार्ड के अंदर 1 लाख रुपए तक लोड किए जा सकते हैं, यानी कि ऐड किए जा सकते हैं। और इस कार्ड को कहीं पर भी एटीएम पर, किसी भी वेबसाइट पर, और पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉज मशीन बोलते हैं जिसको, स्वाइप मशीन बोलते हैं, उन पर कहीं पर भी ये कार्ड यूज किया जा सकता है। ये नियो का मैंने यहाँ पर आपको लोगो लगाया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक इधर है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई स्टैटिक बैंकिंग। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। दूसरी चीज, इस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? इस बैंक के एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। और संदीप बख्शी का फोटो आप इधर देख सकते हैं, मैंने यहां पर लगाया हुआ है, तो ये चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वेलनेस का मतलब क्या है भाई? आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है भाई, आपकी हेल्थ अच्छी ठीक ठाक रहे, उससे संबंधित क्रेडिट कार्ड इशू किया है। तो क्रेडिट कार्ड ही, बस उसको एक टैग दे दिया है। क्या दे दिया है? एक टैग दे दिया है, बेचने का एक अलग तरीका है। तो यस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके साथ टाइप करके? आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाइप करके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्रेडिट कार्ड तो आप जानते ही होंगे, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आपके पास पैसे नहीं, उसको यूज कर लेते हैं और बाद में रीपेमेंट कर देते हैं। तो इस कार्ड को बस इतना ही यूज है क्या? इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं, कंप्लीमेंट्री बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आदित्य बिरला वेलनेस
आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी एक ऐप है जिसको हम बोलते हैं आदित्य बिरला मल्टीप्लाई ऐप। वो जो ऐप है वो आपको काफी बेनिफिट देती है। आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए आपको वहां पर डाइट चार्ट है, जैसे रिवार्ड पॉइंट्स है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन है, इस तरीके के फीचर्स देती है। ठीक है, तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये कुछ फ्री भी होते हैं, ये पेड भी होते हैं। तो ये जो पेड वाले फीचर्स हैं और फ्री वाले फीचर्स हैं, अगर आप ये जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं यस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड का बेचने का एक दूसरा तरीका है, ये कह सकते हैं हम, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ बेनिफिट हैं इसके साथ अटैच कर दिए हैं। और इसके लिए किस कंपनी के साथ टैप किया है? आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। आदित्य बिरला मल्टीप्लाई ऐप को डाउनलोड करके आप इन फीचर्स को देख भी सकते हैं। ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पर फोटो लगाया भी हुआ है। ठीक है, और इस तरीके का ये क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा, यस बैंक का वेलनेस। तो ये दो तरीके के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड। ठीक है, याद हो जाएगा। क्या हमें सिर्फ इतना ही याद करना है? नहीं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यस बैंक के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है यस बैंक ने किसके साथ टाई अप करके वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। या यस बैंक ने, या पूछा जा सकता है किस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? यस बैंक। आंसर क्या होगा? यस बैंक। अब यस बैंक वही बैंक है जो पिछले साल मार्च में, जिस पर आरबीआई ने मोराटोरियम लगा दिया था 30 दिन का, कि भाई इसमें ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते आप लोग और ना ही ये लोन दे सकता है, इसके सारे जो कामकाज पर पाबंदी लगा दी थी। कब? मार्च 2020 में। तो ये इंपॉर्टेंट बैंक है, ध्यान रखना। तो इसकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो इस बैंक की, इसी की खुद खराब हो रखी थी फाइनेंशियल हेल्थ। तो इसको सुधारने के लिए लास्ट ईयर मार्च में ही फिर आरबीआई के कहने पर एसबीआई ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था 7250 करोड़ का। ठीक है, और इसके तहत यस बैंक के अंदर एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 49% शेयर्स खरीद लिए हैं यस बैंक के। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एसबीआई बैंक के यस बैंक के अंदर कितनी शेयर्स हैं? एसबीआई बैंक के कितने शेयर्स हैं? 49% शेयर्स हैं। ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है आपसे? यस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो यस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। लोगों के अंदर देखिए, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक के एमडी सीईओ है। याद हो जाएगा यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डॉइश बैंक पर। डॉइश बैंक पर, इसको डाइस भी बोलते हैं, सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन इसको ठीक ढंग से हम कैसे बोलेंगे? डॉइश। कई लोग इसको ड्यूस बैंक भी बोलते हैं। तो कुछ भी बोल लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको चीज समझ में आनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए आपका। तो डॉइश बैंक पर आरबीआई ने कितने करोड़ का फाइन लगाया है? तो डॉइश बैंक पर आरबीआई ने जनवरी में 13 जनवरी को 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। कितने करोड़ का फाइन लगाया है? 2 करोड़। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा डॉइश बैंक के बारे में जान लीजिए। डॉइश बैंक के का हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के अंदर। तो ये जर्मनी का बैंक है, फॉरेन बैंक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इस फॉरेन बैंक पर आरबीआई ने जनवरी मंथ में फाइन लगाया है 2 करोड़ का। तो आपका क्या आंसर होगा? डॉइश या ड्यूस? ठीक है, डॉइश या ड्यूस, कुछ भी बोल लीजिए। और इस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? क्रिश्चियन सेविंग। क्रिश्चियन सेविंग। क्रिश्चियन सेविंग इसके एमडी सीईओ हैं। तो इसके ऊपर जो ये फाइन लगाया है, इसके अंदर फाइन क्यों लगाया है? क्योंकि आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट से रिलेटेड, उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया था इस बैंक ने, इसके चलते इस पर फाइन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी मंथ में
आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ये वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक कहां पर है? ये बैंक है महाराष्ट्र के अंदर ओस्मानाबाद में, महाराष्ट्र के अंदर ओस्मानाबाद में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से हाल फिलहाल में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो याद रखना है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, जिसका मैंने फोटो आपको यहां पर लगाकर भी दिखा रखा है। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। अब ये बैंक काम नहीं करेगा 11 जनवरी के बाद, अब ये बैंक बिल्कुल बंद हो गया है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, ये रीपेमेंट नहीं कर सकता मेरे डिपॉजिटर्स का। तो अब इससे जितना पैसा वसूला जाएगा इससे वसूल कर इसके कस्टमर को दे दिया जाएगा, और जो बाकी इस बैंक की हालत नहीं थी उसकी पेमेंट कौन करेगा? क्या मुझे बता सकते हैं उसकी पेमेंट कौन करेगा? इसकी पेमेंट करेगा बाकी की डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मैक्सिमम कितने तक की करता है? 5 लाख रुपए तक की। 5 लाख रुपए तक। अगर किसी ने 6 लाख जमा करा रखे हैं तो उसको मैक्सिमम 5 लाख मिलेंगे, 6 लाख नहीं मिलेंगे। किसी ने 1 लाख जमा करा रखे हैं तो उसको 1 लाख मिल जाएंगे प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे कस्टमर्स को, उससे ज्यादा रिपेमेंट नहीं हो पाएगी इस बैंक के बंद होने के बाद। इसके अलावा कई और बैंकों का लाइसेंस किया है कैंसिल आरबीआई ने, तो उनको भी याद रखना। दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2020 के अंदर जो कोस्टल लोकल एरिया बैंक है उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, और क्राड कोऑपरेटिव बैंक है उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो ये 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक और करते हैं आज की क्लास का लास्ट करंट अफेयर कि सूर्या सैलरी अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? सूर्या सैलरी अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बंधन बैंक ने। तो ये किन के लिए है? ये आर्मी पर्सोनल्स के लिए है। आर्मी के अंदर जितने भी हमारे जवान हैं उनके लिए ये अकाउंट ओपन किया गया है, सूर्या सैलरी अकाउंट। इसके लिए बंधन बैंक ने हमारी इंडियन आर्मी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये सभी जवानों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। इस सूर्या सैलरी अकाउंट के अंदर क्या होगा? ये जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। इस पर हमारे किसी भी जवान को अकाउंट ओपनिंग पर कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% के हिसाब से मिलेगा, और आपको फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस और कितने भी आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, कितना भी आप डेबिट कार्ड को यूज करते हैं, उसके अंदर ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। साथ में आपको 30 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, और एयर एक्सीडेंट हो जाता है यानी कि विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसके अंदर आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। और आपके अंदर, आपकी फैमिली के अंदर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको मैक्सिमम पर ईयर 1 लाख रुपए तक का एक्सपेंसेस मिल जाते हैं 4 साल तक, 4 साल तक मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं इस अकाउंट को ओपन कराने के। क्या इसके जितने भी बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस ये पूछा जाएगा कि बंधन बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एग्रीमेंट किया है आर्मी के पर्सनल्स को अकाउंट प्रोवाइड कराने के लिए, तो उस अकाउंट का नाम क्या है? सूर्या सैलरी अकाउंट। या सूर्या सैलरी अकाउंट की फैसिलिटी किस बैंक ने स्टार्ट की है? तो बंधन बैंक ने स्टार्ट की है। इतना आपसे पूछा जाएगा। दूसरी क्या चीज पूछी जाएगी आपसे कि बंधन बैंक के एमडी सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। तो याद रख लीजिए बंधन बैंक के एमडी सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, और एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बंधन बैंक का बेंगलुरु के अंदर है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। तो ये थे 1 से 15 जनवरी तक के करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहां से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसके बाद मिलते हैं सेकंड पार्ट में इस वीडियो के, जिसमें हम मंथ कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट जनवरी के केवल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसके साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियोज भी लेकर आऊंगा, जैसे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो गया या रैंकिंग से रिलेटेड हो गया। तो बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।